रहा हूँ। डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप खाली इसको समझते जाना कि कौन सा भाग किसके लिए यूज होता है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। पार्ट्स आप लिख सकते हो, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये पार्ट्स आप लिख लो। बातें नहीं भाई। ये पार्ट्स आप लिख लो सारे ट्रांसफार्मर के।
पार्ट्स लिख लिए सारों ने? सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप मेन टैंक, मुख्य टैंक। मेन टैंक और मुख्य टैंक हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले। डायग्राम आप मत बनाएं, चाहिए कोई जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप पार्ट्स के बारे में समझाना है मुझे, यहां पर कौन सा पार्ट्स कहां लगा होता है। डायग्राम की जरूरत नहीं है अपने को। पंखे चलाना ये वाले सारे। हो गए नोट क्या? चलो पहला पार्ट लिखो आप, मेन टैंक। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के बारे में। बाकी मैं साफ कर रहा हूं, कोई बात नहीं, अपने क्रम से लिखते जाएंगे दोबारा से। ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक। सभी ने ट्रांसफार्मर को देखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने ट्रांसफार्मर नहीं देखा होगा। ये जो ट्रांसफार्मर का व्यू देख रहे हो आपको, ये साइड व्यू है। कौन सा व्यू है? साइड व्यू। समझते हो? साइड से आप ट्रांसफार्मर को देख रहे हो, ठीक है। अगर आप फ्रंट से ट्रांसफार्मर को देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? ये जो आपको रेडिएटर दिखाई दे रहे हैं या जो कूलिंग पाइप दिखाई दे रही है, दोनों साइड होती है कई ट्रांसफार्मरों के। और अगर आप जीएसएस वगैरह में जाओगे तो ये आपको एक तरफ ही दिखाई देगी। मतलब कंजर्वेटर टैंक और रेडिएटर एक साइड होता है और ऑयल टैंक क्या होता है? एक साइड होता है पूरा, ठीक है। ये आपके पास मुख्य टैंक होता है। आप सभी ने देखा हुआ है ट्रांसफार्मर के अंदर जो बाहरी संरचना होती है ये वाली, इसको क्या बोला जाता है? मुख्य टैंक बोला जाता है, मेन टैंक, ठीक है। जिसके कारण आपको ना तो ट्रांसफार्मर का ऑयल दिखाई देता है और ना ही ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग दिखाई देती है। नहीं दिखाई देती आपको वाइंडिंग्स ट्रांसफार्मर की। ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स होती है यहां पर, जो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। हो सकता है ये ट्रांसफार्मर स्टार में हो या फिर डेल्टा में हो या डेल्टा टू स्टार, किसी में भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। ये बुशिंग आपको दिखाई दे रही है ऊपर, यहां से 3 इन है और 3 ही क्या है? आउट है। लेकिन अपने साइड से देख रहे हैं तो तीनों अपने को क्या दिखाई देंगे? एक ही दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो टैंक आपको दिखाई दे रहा है बाहरी टैंक, इसको बोलते हैं अपने क्या? मेन टैंक। आगे बात समझ में? ये बना किसका होता है? आप सभी को पता है, बना होता है ये एमएस चद्दर का। किसका बना होता है? एमएस चद्दर, यानी किसको बोलते हैं? माइल्ड स्टील की चद्दर, ठीक है। कार्य क्या होता है इसका? वाइंडिंग और ऑयल को धारण करना। काम क्या होता है? वाइंडिंग्स को और ऑयल को धारण करना। किसका काम होता है? मेन टैंक, ठीक है। ये 2 काम है इसके, लिख दो फटाफट। यह एमएस चद्दर का बना होता है, लिख दो, यह एमएस चद्दर का बना होता है और कार्य होता है वाइंडिंग्स व ऑयल को धारण करना। वाइंडिंग्स व ऑयल को धारण करना। दूसरा लिखो कंजर्वेटर टैंक, संरक्षी टैंक। कंजर्वेटर टैंक, बहुत बार प्रश्न आता है कंजर्वेटर टैंक पर, बहुत बार। कंजर्वेटर टैंक, संरक्षी टैंक। देखो भाई, आप सभी को पता है जब ट्रांसफार्मर को लोड के साथ जोड़ा जाता है, ट्रांसफार्मर को जब लोड के साथ जोड़ा जाएगा तो वाइंडिंग्स क्या होती है? हीट होती है, गर्म होती है वाइंडिंग। वाइंडिंग के गर्म होने से इस वाइंडिंग के साथ में जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो भी क्या होने लग जाता है? गर्म होने लग जाता है, ठीक है। ओवरलोड के समय या ज्यादा लोड जब आता है ट्रांसफार्मर पर, वाइंडिंग्स के गर्म होने से जो आपका ऑयल है उसका प्रसार होने लगता है। क्या होने लग जाता है? प्रसार या संकुचन होने लगता है। समझ में आ गई बात? प्रसार होने से वो ऑयल इस मार्ग से किस टैंक में पहुंचेगा? कंजर्वेटर टैंक में पहुंचेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। पहला काम तो इसका होता है कंजर्वेटर टैंक का, जो ऑयल होता है उसके स्तर को बनाए रखना, ठीक है। ज्यादा ऑयल होगा तो वो किसमें चला जाएगा? कंजर्वेटर टैंक में प्रसार के समय। और कमी आएगी तो यहां वाला ऑयल वापस कहां पर आ जाएगा? इस टैंक में आ जाएगा। तो पहला काम तो हो गया इसका क्या? ऑयल को स्तर बनाए रखना। दूसरा काम होता है संकुचन के समय, ठीक है। या फिर अपने बोल देते हैं कि जो ऑयल होता है उसका एक्सपेंशन होता है, उस समय जो ऑयल है उसके संरक्षण को करने के लिए किसका काम होता है? कंजर्वेटर टैंक का काम होता है। समझ में आ गई बात? ये ना तो कंजर्वेटर टैंक जो होता है वो किसी भी वायु को, नमी को ऑयल से अलग करने का काम करता है, ठीक है। ना ही वो वायु को रोकने का काम करता है, ना उसकी सहायता से ट्रांसफार्मर ऑयल में या ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा जाता है, ठीक है। उसका काम होता है तेल के प्रसार को बनाए रखना, बस इतना ही काम होता है उसका, ठीक है। बना किसका होता है? ये भी एमएस चद्दर का बना होता है। किसका बना होता है?
एमएस चद्दर का, ठीक है। दूसरी बात ये टैंक आपको ट्रांसफार्मर के जस्ट ऊपर दिखाई देता है, बेलन आकार का। किस प्रकार का होता है? बेलन आकार। एमएस चद्दर बेलन आकार का होता है, ये बेलन आकार ट्रांसफार्मर के जस्ट ऊपर आपको दिखाई देता है। दूसरा, ओवरहीटिंग के समय, चलो ये लिखना लाइन पूरी। संरक्षित टैंक एमएस चद्दर का बना होता है जो बेलनाकार होता है। दूसरा पॉइंट लिखोगे आप, ओवरहीटिंग के समय तेल के संकुचन, ओवरहीटिंग के समय तेल के संकुचन से मुख्य टैंक में ऑयल के स्तर को बनाए रखना, ऑयल के स्तर को बनाए रखना। उसके बाद कौन सा भाग लिखा है मैंने आपको? ब्रीदर को हिंदी में बोलते हैं श्वसक, ब्रीदर। नेक्स्ट भाग लिखोगे ब्रीदर, क्या बोलते हैं? श्वसक, जिससे सांस लेने का काम होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर किससे श्वसन लेता है? इस ब्रीदर से श्वसन लेता है। समझ में आ गई? और ये जो आपको ब्रीदर दिखाई दे रहा है, इस ब्रीदर में सिलिका जेली के क्या भरे होते हैं? क्रिस्टल भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? क्रिस्टल। ये तो आपका जो पार्ट है ये तो होता है ब्रीदर, ये तो ब्रीदर होता है जिसके अंदर ये क्रिस्टल भरे होते हैं। ये किसके होते हैं? सिलिका के। किसके भरे होते हैं? सिलिका जेली के जो क्रिस्टल हैं वो भरे होते हैं। समझ में आ गई बात ये? अब देखो, आप सभी को पता है जब यहां से ऑयल का एक्सपेंशन होगा तो ऑयल कहां जाएगा? कंजर्वेटर टैंक में। और जितना ऑयल कंजर्वेटर टैंक में जाएगा उतनी ही वायु क्या आएगी? बाहर आएगी। क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी आयतन भरा हुआ है, आयतन समझते हो सारे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अगर उसमें आधा आयतन भरा हुआ है तो आधे में कौन होगी? वायु। आधे में कौन होगी? वायु। अगर उस आधे भाग को आप भरोगे तो पहले वो वायु क्या आएगी? बाहर आएगी। उसके स्थान पर कोई अन्य मैटर जो है वो जाएगा। समझ में आती है? ठीक है। वही चीज यहां पर होती है। जब ये ऑयल का संकुचन होता है, ऑयल यहां आएगा तो यहां जो वायु थी वो कहां जाएगी? बाहर जाएगी। और ठंडा होने के बाद जब ऑयल वापस अंदर जाएगा मेन टैंक के अंदर, तो यहां वाली वायु वापस अपना स्थान लेगी। तो बाहर वाली वायु क्या होती है? अंदर जाने का प्रयास करती है, जाती है, प्रयास क्या करती है? अब इसका काम क्या होता है? देखो, पहला काम ब्रीदर का काम होता है जो वायु कंजर्वेटर टैंक में प्रवेश कर रही है उससे नमी को अलग करना। किसका काम होता है? ब्रीदर का। नमी को अलग करना ब्रीदर का काम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और नमी को सोखने का काम किसका होता है? सिलिका जेली का। दोनों अलग अलग बातें याद रखोगे। आपको पूछे ब्रीदर का कार्य है तो आप क्या बोलोगे? ऑयल से नमी को अलग करना। और पूछे कि नमी को अलग करना या सोखने के लिए ब्रीदर में क्या लगाया जाता है? सिलिका जेली। ऑयल से नमी को सोखने के लिए ब्रीदर में भरी सिलिका जेली में या ब्रीदर में भरे जो रासायनिक पदार्थ होता है उसका नाम क्या होता है? सिलिका जेली होता है। क्या नाम होता है? सिलिका जेली। हल्के बैंगनी रंग के क्रिस्टल होते हैं, देखे किसी ने? ये कभी देख के आना, जीएसएस में हल्के बैंगनी रंग के क्रिस्टल होते हैं, ये कभी देखे होंगे आपने, ठीक है। उसके बाद देखो यहां ब्रीदर का काम क्या हुआ, सभी को पता है। पहला, ब्रीदर की स्थिति क्या है? कहां लगा होता है ब्रीदर? सबसे पहले बताओ मुझे। कंजर्वेटर टैंक पर। कहां होता है? कंजर्वेटर टैंक पर। इसका स्थान होता है कंजर्वेटर टैंक पर। दूसरा, इसका काम होता है वायु से नमी को अलग करना, नमी को अलग करना, ठीक है। लिखो आगे इसमें ये चीज। पहला लिखो, ब्रीदर संरक्षित टैंक के ऊपर स्थापित होता है। ब्रीदर संरक्षित टैंक के ऊपर स्थापित होता है। संरक्षित टैंक के ऊपर स्थापित होता है। संरक्षित टैंक के ऊपर स्थापित होता है। नेक्स्ट लिखो, ब्रीदर ऑयल में प्रवेश करने वाली वायु से, ऑयल में प्रवेश करने वाली वायु से नमी को अलग करने का कार्य करता है। नमी को अलग करने का कार्य करता है। दूसरा काम लिखो। दूसरा काम क्या? ये इतना काम होता है इसका। उसके बाद लिखो अगला पॉइंट, ब्रीदर में वायु की नमी को सोखने के लिए
वायु की नमी को सोखने के लिए एक रासायनिक पदार्थ भरा होता है। वायु की नमी को सोखने के लिए एक रासायनिक पदार्थ भरा होता है, जिसे रासायनिक पदार्थ भरा होता है जिसे सिलिका जेली कहा जाता है। जिसे सिलिका जेली कहा जाता है। जिसे सिलिका जेली कहा जाता है। सिलिका जेली कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? प्योर सिलिका जेली जो होती है, प्योर सिलिका जेली का रंग जो होगा वो कैसा होगा आपके पास में? हल्का बैंगनी। कैसा होगा? हल्का बैंगनी, या फिर आप क्या बोल सकते हो इनको? नीला। क्या बोलोगे? हल्का बैंगनी या नीला। बात समझ में आ गई? आप YouTube पर हजारों वीडियो देखते होगे। YouTube पर उस वीडियो में आपको यह भी बोला जाता है कि सिलिका जेली का रंग हल्का बैंगनी भी हो सकता है प्योरिटी में, और हल्का गुलाबी भी हो सकता है। ये कोई बात नहीं होती। उसमें अगर मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर समझते हो, आर्द्रता अगर आएगी तो उसका रंग तो चेंज होगा ही होगा। लेकिन वास्तव में जो प्योर सिलिका जेली होती है उसका रंग जो होगा, इम्प्योरिटी को अलग करते हुए, यानी अगर वो प्योर है, शुद्ध है, तो उसका रंग कैसा होगा? हल्का बैंगनी या नीला होगा। आगे बात समझ में ये। और अगर मान लो उसमें नमी प्रवेश कर गई, वो इम्प्योर हो गई। इम्प्योर समझते हो सारे? अशुद्ध हो गई। अगर वो इम्प्योर हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, तो उसका रंग जो हो जाता है वो या तो कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है, या फिर कैसा हो जाता है? गुलाबी। या कैसा हो जाता है? गुलाबी। याद रखोगे इस चीज को, ठीक है? ये प्रश्न आया हुआ है दिल्ली मेट्रो के अंदर, ठीक है, कि सिलिका जेली जो होती है उसका शुद्ध अवस्था में रंग कैसा होता है? हल्का बैंगनी रंग होता है, ठीक है, या फिर कैसा होगा? नीला, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि निम्मी वाली बुक में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो निम्मी वाली बुक में गलत नहीं लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है। वो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है और हिंदी में क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। समझ में आ गई? वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें ना अपने उसको, तो वो सही बनता है। यानी इंग्लिश वाली बुक में एकदम सही है कि जो प्योर सिलिका जेली होती है उसका रंग जो होता है वो लाइट जो अपने पास है बैंगनी वो होता है, और जो इम्प्योर होता है उसका रंग जो होता है वो गुलाबी होता है या फिर व्हाइट हो जाता है। समझ में आ गई बात? ये लेकिन हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ये रंग सही लिखोगे। लिखो आगे। अगला पॉइंट क्या लिखा है मैंने आपको? रासायनिक पदार्थ भरा होता है उसे क्या कहते हैं? सिलिका जेली। नेक्स्ट लिखो, सिलिका जेली ब्रीदर में क्रिस्टल के रूप में भरी होती है। छोटे छोटे दाने होते हैं, सरसों के दाने देखे हैं सभी ने? उतने उतने साइज होता है दानों का इसके साथ। आगे लिखो, क्रिस्टल के रूप में होती है जिसका शुद्ध अवस्था में हल्का बैंगनी या नीला, जिसका शुद्ध अवस्था में हल्का बैंगनी या नीला रंग होता है। जिसका शुद्ध अवस्था में हल्का बैंगनी या नीला रंग होता है। हल्का बैंगनी या नीला रंग होता है। उसके बाद लिखोगे आगे, नमी सोखने के पश्चात सिलिका जेली का रंग हल्का सफेद या गुलाबी हो जाता है। नमी सोखने के पश्चात सिलिका जेली का रंग हल्का सफेद या गुलाबी हो जाता है। हो गया नोट ये सभी का? अब मुझे एक बात बताओ, कितनी अवस्थाएं? पहली अवस्था होगी अशुद्ध की। पहली अवस्था कौन सी होगी? अशुद्ध। दूसरा आपको बोलेगा नमी की अनुपस्थिति में। नमी की अनुपस्थिति में। बात तो एक ये है या नहीं है? या फिर क्या बोलेगा? प्योर सिलिका जेली। या क्या बोलेगा? प्योर सिलिका जेली। इन सबका बात का मतलब एक ही है, रंग कैसा होगा? हल्का बैंगनी या फिर नीला। बोलता है अशुद्ध, सॉरी शुद्ध, यहां शुद्ध लेना, ठीक है, शुद्ध और नमी की अनुपस्थिति एक ही बात होगी ना। शुद्ध कब होती है? जब नमी नहीं होती, और प्योर भी तभी होती है। अब अगर बात करें अपने को वो अशुद्ध की, अगर बात करें अशुद्ध की नमी की उपस्थिति में, या बात करें इम्प्योर की, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? सफेद या हल्का गुलाबी, ठीक है। एक चीज और, आपको पता है कि सिलिका जेली को आप पुनः शुद्ध कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कैसे शुद्ध करोगे पुनः उसको? अगर उसे धूप में सुखा दिया जाए तो उसकी नमी क्या हो जाती है? बाहर निकल जाएगी। तो सिलिका जेली क्या हो जाती है? पुनः शुद्ध हो जाती है। तो लिखो, सिलिका जेली को पुनः शुद्ध करने के लिए या तो गर्म किया जाता है, पुनः शुद्ध करने के लिए या तो गर्म किया जाता है या धूप में सुखाया जाता है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपकी देखी हुई है किसी की सिलिका जेली? हाँ, जो
वरना मैं आपको बताता हूं, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेके आओ ना मार्केट से नया, है ना, तो देखना आपके फोन वगैरह भी आते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल छोटा सा पैकेट आता है, एक छोटा सा पैकेट, है ना, उस पैकेट के अंदर देखना सरसों जितने दाने होते हैं। हाँ बिल्कुल, एक रेक्जीन से कपड़े में आता है वो, बिल्कुल देखना आप, छोटा सा पैकेट आता है इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से पैकेट बना होगा, ऐसे ऐसे बना होगा, वो उसमें भरा होता है, वो सिलिका जेली होती है उसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। नशे करने वालों को पता होगा इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से, वो चेन्नी खेनी आती है ना, तो उसके जैसा पैकेट होता है ये। नेक्स्ट लिखो अगला भाग, क्या भाग लिखा था मैंने, वाइंडिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट, वाइंडिंग्स, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। कितनी वाइंडिंग पढ़ी है ट्रांसफार्मर की आपने? मैंने तो 4 पढ़ी है, आपने 2 ही कैसे पढ़ी? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग एक्चुअली 2 ही होती है, लेकिन उन्हीं 2 में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ते हो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हो? प्राइमरी वाइंडिंग। अभी लिखना मत आप सभी, प्राइमरी वाइंडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राथमिक कुंडलन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक कुंडलन। और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक वेष्टन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक वेष्टन। वेष्टन भी बोल देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी जो वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, और इसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडल। क्या बोलते हैं? द्वितीयक कुंडल, ठीक है। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात जो होती है, एक आपके पास आती है HV या इसी को बोलते हैं HT। क्या बोलते हैं? HV या HT। HV का मतलब हाई वोल्टेज और HT का मतलब हाई टेंशन, ठीक है। दूसरी आपके पास आती है LV या फिर LT। LT का मतलब होता है लो टेंशन या लो वोल्टेज, ठीक है। प्रश्न देखो कैसे आते हैं, मैं बताता हूं आपको। पहली चीज तो आप सभी को पता चल गई होगी, प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जो सप्लाई के साथ जुड़ती है। किसके साथ जुड़ती है? सप्लाई के साथ, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है जो लोड के साथ जुड़ती है। किसके साथ जुड़ती है? लोड साइड। कहते हैं सप्लाई साइड, प्राइमरी साइड, लोड साइड, सेकेंडरी साइड। अब LV और HV का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन 2 प्रकार के होते हैं। आपके पास प्रश्न आया कि इनमें से कौन सी वाइंडिंग है जिसमें टर्नों की संख्या ज्यादा रखी जाती है? क्या प्राइमरी में रखी जाती है? नहीं पता जी, प्राइमरी में ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। वही हाल सेकेंडरी का है, सेकेंडरी में भी कम हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। परंतु क्या HT में कम हो सकती है वाइंडिंग? नहीं हो सकती। HT में वाइंडिंग क्या रखनी पड़ेगी? ज्यादा, ठीक है। और LT में वाइंडिंग क्या रखनी पड़ेगी? कम। HT का मतलब हो गया आपको वोल्टेज कैसी मिलेगी? हाई, हाई मिलेगी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया? वोल्टेज क्या मिलेगी? कम। आगे बात समझ में ये, ठीक है। अब देखो एक और प्रश्न क्या बनता है, निम्न में से कौन सी वाइंडिंग के अंदर टैपिंग्स निकाली जाती है? टैपिंग समझते हो सारे? टैपिंग समझते हो सारे कि एक से अधिक आउटपुट प्राप्त करना क्या कहलाता है? टैपिंग। तो टैपिंग इन दोनों में से किस में निकाली जाती है? लो वाइंडिंग में कभी टैपिंग नहीं निकाल सकते आप। कारण भी बताऊंगा क्यों। हमेशा टैपिंग किससे निकाली जाती है? हाई वोल्टेज साइड से निकाली जाती है। समझ में आगे बात ये। और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में से बात करें तो कौन सी साइड में निकाली जाती है? हमेशा लोड साइड। सप्लाई साइड टैपिंग क्या काम किया आप बताओ मेरे को? टैपिंग्स निकालने का मतलब होता है ट्रांसफार्मर से 2 या 2 से अधिक प्रकार की वोल्टता प्राप्त करना, कि आपको 250 भी चाहिए, 500 भी चाहिए और 600 भी चाहिए, अलग अलग प्रकार, ठीक है। हाँ, टेप चेंज करते हैं जो, ठीक है। और HV का नाम से ही पता चल रहा है हाई वोल्टेज, हाई टर्न और हाई रेजिस्टेंस। इसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, इसकी टर्नों की संख्या भी ज्यादा होगी, इसकी वोल्टता भी क्या होगी? ज्यादा। तो इंसुलेशन भी क्या देना पड़ेगा? ज्यादा। पता है सभी को इंसुलेशन किस पे डिपेंड करता है? करंट पे या वोल्टेज पे? वोल्टेज पे डिपेंड करना है। तो हाई टेंशन को इंसुलेशन क्या देना पड़ेगा? ज्यादा। और लो टेंशन को इंसुलेशन क्या देना पड़ेगा? कम। तो आपको मैंने सैंडविच वाइंडिंग के बारे में बताया था, याद है सभी को? सैंडविच वाइंडिंग मतलब ये कोर है और इसी कोर पर 2 वाइंडिंग होगी, पहले प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। अब बताओ मुझे, पहले मैं LV को करूं या पहले HV को करूं? पहले LV को, क्योंकि LV लो वोल्टेज है तो इंसुलेशन क्या देना पड़ेगा? कम। तो नीचे की तरफ अपने इंसुलेशन कम दे सकते हैं आराम से। और HV को हमेशा कहां रखा जाता है? बाहर रखा जाता है, क्योंकि बाहर की तरफ हाई इंसुलेशन देना आसान होता है। समझ में आ गई बात? ये कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में, प्राथमिक कुंडलन। या पहले लिखो छोटी सी लाइन, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग सुपर इनेमल, सुपर इनेमल, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग सुपर इनेमल तांबे के तार से बनाई जाती है। सुपर इनेमल तांबे के तार से बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग सुपर इनेमल तांबे के तार से बनाई जाती है। सुपर इनेमल का मतलब कितने बच्चों को नहीं पता? कितने बच्चों को नहीं पता? नहीं पता? आप लोग वाइंडिंग तार देखिए सभी ने? क्या उस पर कोई रोदन होता है? क्या नहीं होता ना? आपके अनुसार नहीं होता, 1 मिनट रुको, आपके अनुसार नहीं होता, लेकिन फिर भी वो तार दोनों एक दूसरे को टच करती है ना, और शॉर्ट नहीं होती ना? नहीं होती शॉर्ट। वो उसका कारण होता है जब आप उस वायर को ब्लेड से
थोड़ा सा रिप करोगे तो आप क्या देखोगे, उस पर हल्की सी रेड कलर की एक पॉलिथीन उतरती है। समझ में आ गई? वो इनेमल पेंट होता है। वो क्या होता है? इनेमल पेंट। समझ में आ गई बात? इसलिए उसको बोलते हैं सुपर इनेमल कॉपर वायर, इनेमल्ड कॉपर वायर भी बोल देते हैं उसको। क्या बोल देते हैं? इनेमल्ड कॉपर वायर। क्योंकि आपको पता है जब आप इंसुलेशन वाइंडिंग यूज करोगे तो आपकी वाइंडिंग इतनी मोटी थी, उतनी मोटी वाइंडिंग आ जाएगी। अब मैं कहता हूं ये जो तार दिख रहे हैं आपको, इसकी वाइंडिंग करनी है आपको, तो आप सोच लो ट्रांसफार्मर का साइज कितना बड़ा चला जाएगा, क्योंकि इंसुलेशन भी तो अपना स्थान घेरेगा। तो इसलिए इनेमल पेंट कर देते हैं बिल्कुल पतला सा, ठीक है, और उससे वाइंडिंग करते हैं। क्लियर है ये चीज सभी को? ठीक है। आप लोग ईयरफोन सभी यूज करते हो ना? ईयरफोन का तार टूटने के बाद सीधा नहीं जुड़ता, उसको जलाना पड़ता है, हल्का सा जलाना पड़ता है ना। क्यों जलाना पड़ता है? क्योंकि उस पर भी क्या होता है? इनेमल पेंट होता है। रेड कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है, बैंगनी कलर का भी होता है, अलग अलग कलर होते हैं वो सारे। देखिए ना अब ये चीज, तो देखिए नहीं देखिए, ठीक है। तो ये दैनिक जीवन में अपने यूज में आते हैं पर अपने ध्यान नहीं देते इन चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अब लिखो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है। प्राथमिक कुंडलन, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राथमिक कुंडलन या प्राथमिक वेस्टर्न। लिखो, ट्रांसफार्मर की वह कुंडलन, ट्रांसफार्मर की वह कुंडलन जो मुख्य सप्लाई से जुड़ी होती है। ट्रांसफार्मर की वह कुंडलन जो मुख्य सप्लाई से जुड़ी होती है प्राथमिक कुंडलन कहलाती है। दूसरा द्वितीयक कुंडलन, सेकेंडरी वाइंडिंग। द्वितीयक कुंडलन, सेकेंडरी वाइंडिंग। लिखो, ट्रांसफार्मर की वह कुंडलन जो बाहर का मतलब लोड है, यहां पर बाहर नहीं है, ध्यान रखना, जो बाहर से जुड़ी होती है। ट्रांसफार्मर की वह कुंडलन जो बाहर से जुड़ी होती है, बाहर से जुड़ी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। अब बताओ मेरे को कौन सी प्राइमरी और कौन सी सेकेंडरी है। ये दो बुशिंग दिखाई दे रही है सभी को, ये एलटी की बुशिंग है और ये एचटी की बुशिंग है। कैसे पता चला? डिस्क कितनी है इसमें? 1 2 3 4। इसमें कितनी डिस्क है? 3। जिसमें डिस्क ज्यादा मतलब वोल्टेज ज्यादा। डिस्क जो है वो वोल्टेज पर डिपेंड करती है, आप सभी को पता है, ठीक है। इसमें 3 ही डिस्क है और इसमें कितनी है? 4। तो ये एचटी हो गई और ये कौन सी होगी? एलटी होगी। समझ में आ गई बात? ये एलटी सप्लाई दी है मैंने, क्या दी है? सप्लाई। इसका मतलब ये कौन सी वाइंडिंग आपके पास? प्राइमरी साइड है। वो कौन सी है? टू लोड यानी बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब ये कौन सी वाइंडिंग है? सेकेंडरी वाइंडिंग। समझ में आ गई बात? ये एलटी हो गई और ये कौन सी हो गई? एचटी हो गई, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं ये कौन सी वाइंडिंग है आपके पास? हाई टेंशन। और ये कौन सी वाइंडिंग है? लो टेंशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो आगे, इसी में लिखना है, द्वितीय कुंडल में लिखो, ट्रांसफार्मर में टेपिंग, ब्रैकेट में लिखना निकासन, निकासन, निकासन। ट्रांसफार्मर में टेपिंग, टेपिंग, ब्रैकेट में लिखना निकासन सदैव, टेपिंग, ब्रैकेट में लिखना निकासन सदैव द्वितीयक कुंडलन, द्वितीयक कुंडलन से निकाली जाती है। ट्रांसफार्मर से टेपिंग सदैव द्वितीयक कुंडलन से निकाली जाती है, द्वितीयक कुंडलन से निकाली जाती है, द्वितीय कुंडलन से निकाली जाती है। अब मैंने आपको कहा कि ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर जोड़ना है। क्या जोड़ना है? टैप चेंजर। कौन सी साइड जोड़ोगे? कौन सी साइड जोड़ोगे? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी साइड क्या लगाओगे आप? टैप चेंजर। समझ में आ गई बात? टैप चेंजर क्या होता है? आपको पता है ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिस पर कुछ सेकंडों में या कुछ घंटों में बहुत ज्यादा भार आ सकता है और कुछ घंटों में बहुत कम भार आ सकता है। तो भार लगातार क्या होता है? चेंज होता है। तो वोल्टता भी क्या होती है उसकी? चेंज। आप सभी को पता है ट्रांसफार्मर पर जब लोड बढ़ता है तो वोल्टता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। गर्मियों में ये इफेक्ट सारे देखते हो, ठीक है। और जब लोड कम हो जाता है तो वोल्टता क्या हो जाती है? ज्यादा। तो वोल्टता के इस उतार चढ़ाव को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? टैप चेंजर का यूज करते हैं कि जैसे ही लोड आए तो टैप चेंज करके वोल्टता भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। लोड बढ़े, वोल्टता बढ़े, लोड बढ़े, वोल्टता बढ़े, तो वोल्टता की कमी नहीं आती। तो आजकल के टाइम में सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में क्या लगा दिया जाता है? टैप चेंजर लगा दिया जाता है। अब टैप चेंजर फिर दो प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन टैप चेंजर जो है वो लोड बंद करके चेंज किया जाता है और ऑनलाइन जो होता है वो अपने आप ही होता है। आप सभी के घरों में
मतलब एसी तो देखी होगी बच्चों ने, या फिर रेफ्रिजरेटर के ऊपर स्टेबलाइजर लगा होता है, आजकल आता है, सभी को पता है, डिजिटल स्टेबलाइजर। जब वोल्टता ज्यादा जाती है वो अपने आप ही कम कर देता है, और जब वोल्टता कम आती है तो अपने आप ही क्या कर देता है, ज्यादा। तो टैप चेंजर है, कौन सा, ऑनलाइन। कौन सा टैप चेंजर है, वो ऑनलाइन टैप चेंजर है। समझ में आ गई बात ये। वरना पहले वाला जो होता था उसको बटन को कम ज्यादा अपने को करना पड़ता था, वो ऑफलाइन था। वो कौन सा था, ऑफलाइन। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो आगे एचटी के बारे में लिखो आप, हाई टेंशन या हाई वोल्टेज, हाई टेंशन या हाई वोल्टेज कुंडलन, हाई टेंशन या हाई वोल्टेज कुंडलन, हाई टेंशन या हाई वोल्टेज कुंडलन। देखो, ट्रांसफार्मर की वह कुंडलन, ट्रांसफार्मर की वह कुंडलन जो, ट्रांसफार्मर की वह कुंडलन जो उच्च वोल्टता प्रदान करती है, जो उच्च वोल्टता प्रदान करती है, उच्च वोल्टता प्रदान करती है, एचटी कहलाती है, एचटी कहलाती है, एचटी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एचटी में टर्नों की संख्या, एचटी में टर्नों की संख्या अधिक होती है, एचटी में टर्नों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट, एचटी में टर्नों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट, एचटी का प्रतिरोध उच्च होता है, एचटी का प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट, एचटी का प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट, एचटी पर अधिक रोधन, रोधन का मतलब होता है इंसुलेशन, एचटी पर अधिक रोधन की आवश्यकता होती है, एचटी पर अधिक रोधन की आवश्यकता होती है, अधिक रोधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, एचटी वाइंडिंग में धारा कम होती है, वोल्टेज ज्यादा तो धारा कम, एचटी वाइंडिंग में धारा कम होती है। टेपिंग सदैव, ये मुख्य पॉइंट है सारे, टेपिंग सदैव एचटी वाइंडिंग से निकाली जाती है, टैपिंग सदैव एचटी वाइंडिंग से निकाली जाती है, टैपिंग सदैव एचटी वाइंडिंग से निकाली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे ट्रांसफार्मर की कोर पर, इसे ट्रांसफार्मर की कोर पर बाहर की ओर स्थापित किया जाता है, इसे ट्रांसफार्मर की कोर पर बाहर की ओर स्थापित किया जाता है। ट्रांसफार्मर की कोर पर बाहर की ओर स्थापित किया जाता है। क्लियर है ये चीज सभी को? एचटी के बारे में सारी बातें क्लियर होगी सभी को? हाई टेंशन जो होगी, टर्नों की संख्या ज्यादा, अभी आप सभी को पता है जिस वाइंडिंग में टर्न ज्यादा होंगे उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और टर्न ज्यादा होंगे तो वोल्टता भी क्या होगी, ज्यादा। अब वोल्टता ज्यादा तो धारा क्या होगी, कम। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी बात ये, आपको पूछा जाए कि आप देख के तो ये चीज बता नहीं सकते कि ट्रांसफार्मर की कौन सी एचटी और कौन सी एलटी है, लेकिन कनेक्शन से तो बता सकते या नहीं बता सकते। अभी मैंने आपको बोला ये ट्रांसफार्मर है जिसकी ये लाइन 11 केवी की है और आउटपुट 415 दे रहा है, तो इनमें से एचटी कौन सी है बताओ मेरे को। जो 11 केवी के साथ जुड़ी है वो एचटी है, और जो 415 दे रही है वो एलटी है। जो ज्यादा के साथ ज्यादा वो एचटी, और जो कम के साथ कम वो एलटी। ठीक है, अब देखो, अगर टेस्टिंग करनी हो तो आप किससे करोगे, प्रतिरोध की सहायता से। किससे करोगे, प्रतिरोध की सहायता से। आपने दो वाइंडिंग की टेस्टिंग की इस प्रकार से, एक वाइंडिंग का प्रतिरोध आया 20 ओम और दूसरी वाइंडिंग का प्रतिरोध आया 15 ओम। एचटी कौन सी होगी, 20 ओम वाली, एलटी कौन सी होगी, 15 ओम वाली। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, अब वाइंडिंग, ये कोर है आपकी, इस प्रकार से मान लो ये कोर है, तो कोर के ऊपर इसको बोलते हैं, जो कोर ट्रांसफार्मर जिस पर स्थापित किया जाता है सीधा कोर पर नहीं लगाया जाता। ट्रांसफार्मर के लिए पहले बोबिन तैयार की जाती है, उस बोबिन के ऊपर क्या करते हैं, वाइंडिंग्स लगाते हैं, उसके बाद में कोर लगाई जाती है। समझ में आ गई बात ये ट्रांसफार्मर की जो कोर है उस पर बाहर की ओर पहले जो वाइंडिंग होगी वो कौन सी होगी, एचटी या एलटी? बताओ पहले कौन सी होगी, एलटी वाइंडिंग। ये वाली कौन सी है, एलटी वाइंडिंग। आगे बात समझ में ये? ठीक है, और दूसरी इसके बाद जो वाइंडिंग होगी वो कौन सी होगी, एचटी वाइंडिंग। ये वाली कौन सी होगी, एचटी वाइंडिंग। ये वाइंडिंग कौन सी होगी आपके पास में, एचटी। आगे बात समझ में ये? ठीक है, अब देखो, अगर मैं एचटी को नीचे की तरफ स्थापित कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है। एचटी हाई वोल्टेज की होने के कारण उच्च प्रतिघात लगाती है। क्या लगाती है, उच्च प्रतिघात, क्योंकि वोल्टता एक प्रतिबल लगाएगा, वो प्रतिबल इस वाइंडिंग को क्या कर देता है, उखाड़ देता है। समझ में आ गई बात? इसलिए इसका प्रतिबल बाहर की ओर लगेंगे तो बाहर तो कुछ है ही नहीं, प्रतिबल लगाए रखो भले। ठीक है, दूसरी बात ये कि रोधन देना आसान हो जाता है इसको। दूसरी बात क्या होती है, रोधन देना आसान हो जाता है। होता है या नहीं होता है? ठीक है, इसलिए एचवी वाइंडिंग हमेशा किसकी ओर होती है, बाहर की ओर, और एलवी वाइंडिंग हमेशा कहां होती है, अंदर की ओर स्थापित की जाती है। क्लियर ये चीज? अब बताओ मुझे, टैपिंग निकालना अंदर से आसान होगा या बाहर से आसान होगा? बाहर से आसान होगा ना। अपनी व्यवस्था देखनी है अपने को, तो अपनी सुरक्षा देखनी है और अपने
आसानी काम होना चाहिए, ये अपने को ज्यादा कठिन काम नहीं करना। तो इसलिए हमेशा एचवी से क्या निकाली जाती है, टैपिंग निकाली जाती है, और एचवी को बाहर रखा जाता है, अंदर कभी भी नहीं रखा जाता। ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। आगे प्रश्न आएगा, आपके दिमाग में ऑप्शन पढ़ते ही आ जाएगा ये चीज, ये चित्र दिमाग में आ जाएगा ऑप्शन पढ़ते ही, आपको कभी नहीं भूलोगे इस चीज को, ठीक है। फिर लिखो एलटी के बारे में, लिखो लो टेंशन, अपने आप लिख लोगे सारी बातें। ये क्या एलटी के बारे में लिख लोगे सारी बातें। लो टेंशन यानी लो वोल्टेज, टर्नों की संख्या कम, प्रतिरोध कम, धारा ज्यादा, और टैपिंग नहीं निकाली जाती, और नीचे की ओर क्या की जाती है, स्थापित की जाती है। सारी बातें आप खुद लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भाग क्या है बताना मुझे, ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल लिखो इसको, ट्रांसफार्मर ऑयल। अच्छा, ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में मैं आपको बता देता हूं, टाइम कम है आज। पहली बात तो आप मुझे सारे सुने, कल की जो क्लास है या जो भी क्लासें आगे से रहेगी वो राइट 8:05 पर शुरू हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। गर्मी का टाइम आ गया, अब तो आराम से आ सकते हो आप 8 बजे, ठीक है। और जब किंतु परंतु है तो वो देखो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, पढ़ना है तो, और नहीं पढ़ना तो फिर आप अराउंड 8:30 बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरी तो क्लास चलती रहती है, टाइम पर आओगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो 8 बजे आप पहुंचोगे, 8:05 पर मैं पहुंचूंगा, और अपने को लगभग 9 बजे क्लास क्या होती है, छोड़नी होती है। पहले जब 8:20 पे शुरू करते थे तब अपने 9:15 छोड़ते थे, अब 8:05 शुरू करेंगे तो अपने किस पे छोड़ेंगे, 9। अपना टाइम तो होगा वही है, क्लास में कोई कमी नहीं हुई। आप सोचते हो क्लास में कमी होगी, कोई कमी नहीं है। पहले 9:20 पे शुरू होती थी, वो 8:20 पे शुरू होकर 9:15 पे खत्म करते थे अपने, तो अब जल्दी शुरू करेंगे तो खत्म भी जल्दी कर देंगे। कुछ भाग है उनके बारे में मैं रिवाइज कर देता हूं। ट्रांसफार्मर ऑयल, ऑयल जो होता है उसके दो काम होते हैं। क्या काम होते हैं, दो। पहला काम होता है वाइंडिंग को शीतलन देना, वाइंडिंग को शीतलन, शीतलन का मतलब होता है कूलिंग देना। दूसरा काम होता है दोनों वाइंडिंगों के बीच इंसुलेशन बनाना, दोनों वाइंडिंगों के बीच इंसुलेशन बनाना। इसीलिए ट्रांसफार्मर ऑयल ऐसा होना चाहिए जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो, उच्च हो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब विद्युत सहन करने की क्षमता क्या हो, ज्यादा हो। क्लियर है ये चीज। उसका ताप पर इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए, नमी प्रवेश नहीं होनी चाहिए। उसका ज्वलन बिंदु क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ज्वलन बिंदु समझते हो, बर्निंग पॉइंट, जल्दी से जलना नहीं चाहिए, वो स्पार्क नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात। ये कल लिखवाऊंगा सारी बातें। ट्रांसफार्मर ऑयल को चेक करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल किट आती है, उसका यूज किया जाता है। कैसे चेक होती है वो भी मैं आप बता दूंगा। और ट्रांसफार्मर ऑयल के रूप में कौन सा ऑयल यूज किया जाता है, खनिज तेल। कौन सा, खनिज तेल या फिर मिनरल ऑयल बोल देते हैं उसको। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। और ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 40 से 45 किलो वोल्ट प्रति mm। कितनी होती है, 40 से 45 किलो वोल्ट प्रति mm। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। प्रति mm का मतलब 1 mm जो ऑयल का भाग होगा वो कितनी वोल्टता सहन कर सकता है, 40 से 45 किलो वोल्ट। समझ में आ गई बात ये। आगे जो भी प्रेफरेंस होगी इसकी वो मैं बता दूंगा। शुद्ध ऑयल का रंग कैसा होता है, खराब होने के बाद ऑयल का रंग कैसा हो जाता है। ऑयल जो होती है उसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, विस्कोसिटी समझते हो, बहने के विरोध, बहने का विरोध। तरल पदार्थ आसानी से बह जाता है, गाढ़ा पदार्थ नहीं बह सकता। तो बताओ ऑयल तरल होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, तरल होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तरल होगा तभी तो इन पाइपों में से गमन करेगा आसानी से, और गमन करेगा तो यहां से गर्म ऑयल जाएगा और यहां से ठंडा वापस आएगा। समझते हो या नहीं समझते हो इस चीज को। रेडिएटर का काम क्या होता है, गाड़ियों में रेडिएटर लगा होता है, देखा हुआ सभी ने। क्या काम होता है रेडिएटर का, जो पानी चलता है उसको ठंडा रखना, यही होता है, ठीक है। तो यही काम इसमें होता है। जैसे यहां से गर्म ऑयल जाएगा, रेडिएटर उसको ठंडा करेगा और वापस ठंडे ऑयल को यहां ले आएगा। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। उसके बाद बात आती है बुशिंग। बुशिंग का मतलब होता है ट्रांसफार्मर के जो मुख्य टर्मिनल होते हैं उसको बॉडी से इंसुलेटेड करना। बुशिंग का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर की मुख्य टर्मिनल जो है, चाहे वो इनपुट है चाहे वो आउटपुट है, उसको ट्रांसफार्मर की बॉडी से विलगित करने का काम कौन करता है, बुशिंग करता है। कौन करता है, बुशिंग। और आपने देखे हुए सभी ने बुशिंग, बुशिंग इंसुलेटर लगभग इतना सा लगा होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर, इस प्रकार से आपने देखा होता है सभी ने, लगा होता है नहीं लगा होता। ये बुश इंसुलेटर होता है। कौन सा होता है, बुश इंसुलेटर। और भी अलग अलग प्रकार के इंसुलेटर होते हैं, कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, ऐसे देखे होंगे आपने सभी ने, ठीक है। ये सारे अलग अलग प्रकार के। लेकिन ट्रांसफार्मर में कौन से इंसुलेटर यूज किए जाते हैं, बुश इंसुलेटर। अलग अलग होते हैं, बुश होते हैं और एक पोस्ट होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के आपके ट्रांसफार्मर में होते हैं, एक तो ऊपर की तरफ होते हैं बड़े ट्रांसफार्मरों में, छोटे ट्रांसफार्मर में पोस्ट टर्मिनल होते हैं, वो देखना आप कभी साइड में जाके, छोटे छोटे लगे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बकोज रिले, नाम सुना सभी ने। एक अकेली ऐसी रिले जो केवल किसके लिए यूज होती है, ट्रांसफार्मर के लिए। अकेली एक ऐसी रिले है जो ट्रांसफार्मर के अलावा किसी मशीन में कार्य नहीं करेगी। दूसरा ये ट्रांसफार्मर की ऐसी रिले जो सिर्फ ऑयल पर काम करती है। किस पे काम करती है, ऑयल पर। यहां से तेल जाएगा तो ये काम करेगी, अन्यथा काम है नहीं करेगी, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि ये जो आपको बकोज रिले दिख रही है, ये बाहरी फॉल्ट से ट्रांसफार्मर की सुरक्षा नहीं करेगी। बाहरी फॉल्ट का मतलब समझ रहे हो, अगर ट्रांसफार्मर के बाद कोई फॉल्ट आता है या बाहर कोई फॉल्ट आता है, इसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग अगर गर्म होगी तब ये क्या करेगी, अपने ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देती है, बंद कर देती है। आगे जाके कैसे काम करेगी वो बाद में पढ़ेंगे अपने, ठीक है। रेडिएटर को ठंडा करने के लिए साइड में क्या लगे होते हैं, कूलिंग फैन। अगर कोई
एसटीपीपीएस गया हुआ है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, तो वो कूलिंग फैन आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे। कहां देंगे? नीचे, रेडिएटर के नीचे लगे होते हैं कूलिंग फैन, जो चलकर क्या करते हैं? रेडिएटर को ठंडा रखते हैं। ठीक है, कई जगह पर इस व्यवस्था से ठंडा किया जाता है, कई जगह पर वाटर पानी गिरा के ठंडा किया जाता है, वो अलग अलग व्यवस्थाएं होती है सारों की। ठीक है, यहां में कोर दिखाई दे रही है सभी को बीच में। ठीक है, साइड व्यू मैंने दिखाया है, उसके अलावा कोई पार्ट ऐसा जो बच्चों को नहीं समझ में आया? ठीक है, 3-4 पार्ट और मैंने बताए थे, जैसे एक्सप्लोजिव वाल्व, ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो उस समय ये फटकर क्या हो जाता है? ऊष्मा को बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद ऑयल गेज, ट्रांसफार्मर के तेल का स्तर मापने के लिए ऑयल गेज लगा होता है। टेम्परेचर, ट्रांसफार्मर ऑयल के या वाइंडिंग के टेम्परेचर को मापने के लिए टेम्परेचर गेज लगा होता है। इनलेट पाइप, ट्रांसफार्मर ऑयल को भरने के लिए इनलेट पाइप, और खराब ऑयल को बाहर निकालने के लिए आउटलेट पाइप लगी होती है ट्रांसफार्मर के टैंक के साथ में। बात समझ में आ गई? पार्ट सारे जो बच गए पार्ट वो कब अपने कल कर लेंगे। उसके बाद में मेन जो पार्ट है ट्रांसफार्मर का, जहां से प्रश्न उठते हैं बहुत ज्यादा और बहुत ही टिपिकल प्रश्न, वो आने वाला है। ठीक है, बेसिक पार्ट इसके बाद खत्म हो जाएगा भाई। थैंक यू। बाकी टाइम का कल ध्यान रखेंगे।